डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार और बंगाल में तो चुनावी गर्मी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन एक और राज्य है जहां पर चुनावी हलचलें तेज हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि अगले 1-2 महीने में वो भी रफ्तार पकड़ लेगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पूर्वोत्तर के राज्य असम की, जहां पर अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने हैं और उस चुनाव का एजेंडा सेट करने के लिए तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। गठबंधन बन रहे हैं, तालमेल की नई चर्चाएं हो रही हैं और इस बीच में इस चुनाव के लिए किस तरह से ध्रुवीकरण किया जाए, किस तरह से मतदाताओं को लुभाया जाए, इसकी कोशिशें भी पुरजोर तरीके से शुरू हो गई हैं। इसमें जैसा कि जाहिर है कि सत्तारूढ़ दल बीजेपी लीड ले रही है, बढ़त ले रही है और वो लगातार ऐसी कोशिश कर रही है कि पूरे राज्य के मतदाताओं में हिंदू और मुसलमान के नाम पर ध्रुवीकरण हो जाए, यानी हिंदू और मुसलमान आमने सामने हो जाएं और फिर उसमें वो अपनी खिचड़ी पका लें। आपको याद होगा कि पिछला चुनाव भी उसने इसी रणनीति से जीता था। उसने बांग्लादेशियों को वापस भेजने का हुंकार भरते हुए वोट मांगे थे और दूसरे भी इसी तरह के सांप्रदायिक भय खड़े किए थे, सांप्रदायिक एजेंडे को ज्यादा प्रचारित किया था, जिसकी वजह से एक ध्रुवीकरण हुआ था वहां के हिंदू मतदाताओं में और उसकी वजह से बीजेपी को पहली बार असम में बहुमत हासिल हुआ था और अपने दम पर वो सरकार बनाने में कामयाब रही थी, जबकि पिछले किसी चुनाव में इस तरह की कामयाबी उसे नहीं मिल पाई थी। तो जो पहले की राजनीतिक दल थे उनसे मोह भंग भी था, उसकी वजह कांग्रेस से मोह भंग था और एक खास तरह की जो पूरी देश भर में लहर चली हुई थी सांप्रदायिकता की, उसका भी फायदा वहां बीजेपी को मिला। तो इस बार भी बीजेपी उसी एजेंडे पर काम कर रही है। पिछले 1.5-2 साल से खास तौर पर इस तरह के मुद्दों की छड़ी लगा दी गई है जिससे हिंदू मतदाताओं के दिमाग में मुसलमानों के प्रति एक संदेह का भाव जागे, उनके प्रति नफरत का भाव जागे, उनके प्रति हिंसा का भाव जागे और वो धर्म के आधार पर गोलबंद हो। तो ये सिलसिला पिछले 1.5-2 साल से, हालांकि पूरे 5 साल, चाहे वो मुख्यमंत्री सोनोवाल हों, चाहे उनकी सरकार के कद्दावर मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हों, दोनों ही इस तरह का अभियान चलाते रहे और बीजेपी के दूसरे एमएलए भी इस तरह के बयान देते रहे हैं, जिससे दोनों समुदायों के बीच में तनाव बढ़े और नफरत बढ़े। तो ये एक एजेंडा बीजेपी का पिछले 5 साल से चल रहा था, लेकिन संभावना ये भी जताई जा रही थी कि पहले 5 साल मिले हैं जो बीजेपी को, वो उसमें कोशिश करेगी कि एक विकास का अपना एजेंडा आगे बढ़ाएगी, विकास के मोर्चे पर उसने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसको सामने रखकर वोट मांगेगी। लेकिन स्पष्ट लग रहा है कि ऐसा है नहीं और चूंकि उस तरह की उपलब्धियां बीजेपी की नहीं है, इसलिए उसे इस एजेंडे की तरफ आना पड़ रहा है। हम इस एजेंडे पर और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश करेंगे। गुजारिश ये है कि हम सब देख रहे हैं कि गोदी मीडिया पूरे देश के साथ, देश की राजनीति और समाज के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहा है, किस तरह से उन्हें दिग्भ्रमित कर रहा है, उन्हें आपस में लड़ा रहा है और सत्तारूढ़ दल का एजेंडा सेट कर रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और उसमें से आप मनचाही सदस्यता अपने लिए चुन सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सत्य हिंदी, जो कि स्वतंत्र पत्रकारिता के जो बुनियादी उसूल हैं उनको ख्याल में रखते हुए पत्रकारिता कर रहा है, अच्छी पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहा है, उसे आपका समर्थन, सहयोग जरूर मिलेगा। वापस मुद्दे पर लौटते हैं कि बीजेपी ने अपना चुनावी एजेंडा धीरे धीरे स्पष्ट कर दिया है कि उसके पास विकास और अपनी दूसरी उपलब्धियों के मामले में कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है। इसलिए वो इस बार का चुनाव भी पूरी तरह से हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर लड़ेगी, हिंदू मुसलमान के बीच खाई को चौड़ा करते हुए, ध्रुवीकरण को बढ़ाते हुए लड़ेगी। इसीलिए एक के बाद एक ऐसे मुद्दे वो सामने रख रही है, ऐसे इशू उठा रही है
ऐसी बातें कर रही, इस तरह की बयानबाजी उसकी तरफ से हो रही है ताकि जो अलगाव की भावना असमिया समाज में पहले थी, कम थी, उसको कैसे और बढ़ाया जा सके, दोनों समुदाय को कैसे दूर किया जा सके, ध्रुवीकरण किया जा सके। तो अब देखिए कि पिछले चुनाव में बांग्लादेशियों के मुद्दे को उसने बड़े जोर शोर से उठाया था और कहा था कि प्रदेश में एक भी बांग्लादेशी को रहने नहीं दिया जाएगा। अब वो चूंकि मामला फुस हो चुका है काफी हद तक, क्योंकि जो सूची आई है ट्रिब्यूनल की उसमें केवल 19 लाख लोगों के नाम निकले हैं जिनकी जो नागरिकता है वो डाउटफुल है, संदिग्ध है, वो भी पूरी तरह से साबित नहीं हुई है कि वो देश के नागरिक नहीं हैं, बस उनकी संदिग्ध है क्योंकि वो पेपर नहीं दे पाए थे, उनके कागजात सबमिट नहीं कर पाए थे, दिखा नहीं पाए थे। अब 3 करोड़ 30 लाख की आबादी में केवल 19 लाख लोग ऐसे मिले और उसमें करीब 6-7 लाख लोग हिंदू भी थे। तो जिन मुसलमानों को बीजेपी टारगेट कर रही थी बांग्लादेशियों के नाम पर, बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर, वही पूरा उसका इशू मुद्दा ढह गया, क्योंकि बीजेपी और इस तरह की जो राजनीतिक पार्टियां वो दावा कर रही थी कि असम में 40 लाख से लेकर 70 लाख तक बांग्लादेश के मुस्लिम घुसपैठिए हैं, जो कि कहीं से भी सच्चाई के करीब नहीं थी। और ये सूची जो आई है उसने ये साबित भी कर दिया। तो एक तो उस मुद्दे के ढह जाने के बाद, हालांकि उसको लेकर राजनीति अभी कर रही है बीजेपी और इस जो सूची बनी है उस पर संदेह प्रकट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसने एक याचिका दायर कर दी है कि इसका सत्यापन किया जाए और केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस तरह से प्रदर्शित कर रही है, इस तरह से इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही है कि वो अभी इसमें और भी बहुत कुछ करने वाली है। तो एक तो ये है। दूसरी बात कि इसमें जो हिंदू मतदाता फंस गए हैं इस सूची में, उनको बचाने के लिए उसने नागरिकता संशोधन विधेयक का जो सहारा लिया, उससे असमिया समाज में और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ गया और वो केवल मुसलमानों में नहीं, हिंदुओं में बहुत बढ़ गया, क्योंकि हिंदू जो मतदाता हैं वहाँ के और शेष भारत के, उनका सोच दोनों मामलों में अलग है, क्योंकि वो जानते हैं कि असमिया समाज में जो बांग्ला भाषी असमिया भाषी मुसलमान हैं, उनकी वजह से असम में उनकी बहुसंख्यक बनते हैं। अगर वो छांट दिए जाएंगे तो वो बांग्ला भाषियों के मुकाबले कमतर हो जाएंगे, उनकी संख्या कम हो जाएगी और ये इससे असमिया संस्कृति को खतरा पैदा हो जाएगा। तो वो जिस तरह से बीजेपी ये करना चाहती है उसके खिलाफ थे और इसीलिए आपने देखा कि असम में बड़े पैमाने पर इसके विरोध में प्रदर्शन हुए, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में, और जबरदस्त तरीके से बीजेपी की मुखालफत की। उससे घबरा गई बीजेपी ने तरह तरह के वादे किए जो किसी को स्वीकार भी नहीं हुए और बाद में बीजेपी ने दमनकारी रुख अपनाया और प्रदर्शनकारियों को परेशान करने के लिए, उनको जेल में ठूसने के लिए झूठे आरोप लगाए, जैसे अखिल गोगोई को अभी तक जेल में बंद किया हुआ है। तो ये तमाम चीजें, ये हथकंडे बीजेपी उठाती रही है। अब चूंकि वो मामला उतना नहीं बन पा रहा है, इसलिए उसने दूसरी चीजें शुरू कर दी हैं। जैसे एक काम उसने ये किया है कि जो विदेशियों की जांच के लिए ट्रिब्यूनल बना है, उसमें जो मुस्लिम वकील थे उनको हटा दिया है। ये संदेश देने की कोशिश की है हिंदू मतदाताओं को कि हम मुसलमानों को उत्पीड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं पूरी प्रक्रिया से और उनकी जगह 7 हिंदू वकीलों को वहां पर नियुक्त कर दिया। तो ये एक मैसेजिंग थी जो उन्होंने अपने मतदाताओं को देने की कोशिश की थी। फिर उसने क्या किया कि शिक्षा मंत्री विश्व शर्मा ने ये कमान संभाली हुई है कि किस तरह से पूरे सांप्रदायिक अभियान को चलाना है, सांप्रदायिक एजेंडे को आकार देना है और कैसे लोगों के दिमागों में ये सांप्रदायिकता का जहर भरना है। तो लगातार इस तरह के उकसाने वाले बयान देते रहे हैं और मुस्लिम विरोधी भावनाएं भड़काने के लिए विश्वमन करते रहे हैं। उन्होंने क्या किया, एक तो स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में इस तरह से बदलाव करने की कोशिश की जिससे जो बीजेपी के बारे में या बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, संघ परिवार की आइडियोलॉजी है, उसके बारे में जो सच्चाई लोगों को पता चल सकती थी, उसको दरकिनार किया गया है, उसमें व्यापक बदलाव कर दिए गए हैं। एक काम तो ये किया कि शिक्षा का भगवाकरण करने की कोशिश
पहले भी की थी। उन्होंने असम के बहुत सारे जो महाविद्यालय हैं उनके नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखने की कोशिश की, जिसका बड़े पैमाने पर असम भर में विरोध हुआ। और इसी तरह से इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय को जहां तहां घुसेड़ने की कोशिश की। हालांकि दीनदयाल उपाध्याय का शिक्षा से क्या लेना देना, ये समझ से परे है। खैर, इससे आगे जाते हैं तो अभी हाल में क्या किया उन्होंने, मदरसों को बंद करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने संस्कृत विद्यालय थे उनको भी बंद करने का ऐलान किया। लेकिन ये राजनीति समझी जा सकती है क्योंकि मदरसों की संख्या ज़्यादा है, संस्कृत विद्यालय कम है, इसलिए टारगेट जो थे वो मदरसे थे। मदरसों को बंद करना है, उनको मदद नहीं देना है। तो ये जो संविधान से उन्हें मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने हिसाब से कोई भी धार्मिक शिक्षा चला सकता है, दे सकता है, उससे उनको वंचित करने की कोशिश की। लेकिन ये भी बता दूं कि जो संस्कृत विद्यालय के लोग हैं वो भी इस कदम का विरोध कर रहे हैं, वो भी इसे सही नहीं मानते हैं। फिर अभी कुछ समय पहले वहाँ जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, ये कहा जाता है कि उसमें पर्चे जानबूझकर लीक कराए गए ताकि वो उन पर्चों की जानकारी हिंदू कैंडिडेट्स को मिल जाए और केवल हिंदू कैंडिडेट सेलेक्ट हों, ताकि पुलिस का भगवाकरण किया जा सके, हिंदुत्ववादी उसमें ज़्यादा आ जाए, ताकि जब भी मुस्लिम समाज को दबाना हो, कुचलना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करना हो तो किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो ये एक के बाद एक आप इस तरह के कदम देख रहे हैं। और अभी आपने पढ़ा होगा कि जो असम का गुवाहाटी स्थित चिड़ियाघर है, वहाँ पर शेर को बीफ का मांस देने के खिलाफ अभियान चलाया गया। अब भैंस का मांस देने में क्या बुराई है, अब ये जानवर हैं, वो उसी तरह की चीज़ें खाते हैं। अब उनको कहा गया कि आप मुर्गे का मांस खिलाइए। अब ये नासमझी की हद है और सांप्रदायिकता की हद है। कई लोग तो यहाँ तक उतर आए हैं कि इन जानवरों को भी शाकाहारी बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस एक्सट्रीम तक ये जो मुहिम है सांप्रदायिकता की, उसको आगे बढ़ाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। तो एक के बाद एक इस तरह के कदम उठाए गए हैं बीजेपी की तरफ से और लगातार उठाए जाते रहेंगे। लगातार इस तरह की कोशिशें होती रहेंगी ताकि मुसलमानों को परेशान किया जा सके, हिंदुओं को तुष्ट किया जाए। तुष्टीकरण की ये हिंदू तुष्टीकरण की नीति जो बीजेपी की पूरे देश भर में चल रही है, वो वहाँ की सरकार भी इसी तरह से उठा रही है। और उसे घबराहट इस बात की है कि कहीं हिंदू मतदाताओं में से एक हिस्सा दूसरी तरफ चला गया नाराज होके और मुस्लिम जो गोलबंदी उसके साथ मिल गया, तो इस बार उसका चुनाव हारना तय है। बहुत कमजोर विकेट पे अभी दिख रही है बीजेपी वहां पर, क्योंकि अपनी असफलताओं की वजह से सोनोवाल जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी कोई योग्यता, कोई अपनी काबिलियत सिद्ध नहीं कर पाए इन 5 सालों में। बहुत ही कमजोर नाकारा मुख्यमंत्री के रूप में वो जाने जाते हैं। एक तरह से वो कठपुतली जाने जाते हैं और हिमंत बिश्व शर्मा को रियल चीफ मिनिस्टर माना जाता है, जो कि बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत सांप्रदायिक सोच के साथ अपने अभियान चला रहे हैं और अपने को एक बड़े नेता के रूप में वहां प्रस्तुत कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। और असमिया समाज उनको बहुत ही नापसंद करता है, क्योंकि वो जिस तरह के कैरेक्टर वाले व्यक्ति हैं, जिस तरह से कांग्रेस छोड़कर आए, जिस तरह से तोड़ फोड़ जोड़ की और जिस तरह से सीए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उनका व्यवहार रहा, उससे बहुत ज़्यादा नाराज हैं। तो ये एक पूरा माहौल असम में चुनाव के पहले का बन रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से बीजेपी एक सांप्रदायिक एजेंडे के साथ अपने अभियान को बढ़ा रही है। अब इसके बरक्स क्या कुछ आकार लेती है राजनीति, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक संकेत है असम के लिए भी और पूरे देश के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने satyhindi.com को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल मैं फिर आऊँगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।